हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक अम्ल चक्र, या इसका दूसरा नाम होता है TCA साइकिल और क्रेब साइकिल। अब जैसे कि ये TCA साइकिल, इसका TCA नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें तीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब कि तीन कार्बोक्सिलिक एसिड के समूह पाए जाते हैं। और जो ये क्रेब साइकिल नाम पड़ा है, ये किसके आधार पर पड़ा है? क्योंकि जो ये साइकिल, इसकी खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने। तो इन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम रखा गया है? क्रैब साइकिल। तो आज हम जानेंगे क्रैब साइकिल के बारे में। और इसमें क्या होता है कि जो ये साइकिल होता है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? कुल 24 ATP प्राप्त होते हैं। अब जो क्रैब साइकिल होती है, एक प्रकार से जो श्वसन प्रक्रिया होती है। तो जो श्वसन प्रक्रिया में सबसे पहली रिएक्शन या सबसे पहला पद क्या होता है? जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ठीक है। फिर उसके बाद होता है क्या? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। फिर उसके बाद होता है क्रैब साइकिल। तो जो क्रैब साइकिल के अंतर्गत ही हम पढ़ लेंगे कि जो एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या? ग्लूकोज। इसमें भी ग्लूकोज का उपयोग होता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई हमारी? एक प्रकार से ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये जो प्रथम चरण हो गया। अब जो दूसरा चरण होगा वो कौन सा? एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। अब ये कैसे होता है? तो यहाँ पे जो पायरुविक एसिड होता है, ये कैसा होता है? 3 अणु मतलब कि 3 कार्बन वाला अणु होता है एक प्रकार से, या 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है? एक कार्बन का कार्बन का अणु CO2 के रूप में एक प्रकार से एक अणु निकल जाता है। तो यहाँ पर से कितने? एक कार्बन निकल गया। तो फिर जो निर्माण होता है वो किसका? 2 कार्बन वाले अणु का निर्माण होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन की भी प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन निकलते हैं। तो अब उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है? NAD+ से किसका निर्माण होता है? NADH प्लस H+ का निर्माण होता है। और यहाँ पे कोएंजाइम भी इस क्रिया में भाग लेता है। इस प्रकार से किसका निर्माण हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम का। और ये कितने कार्बन वाला अणु होता है? 2 कार्बन वाला। तो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। अब आगे होता क्या है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्या करता है? आगे माइटोकॉन्ड्रिया में किसको चलाता है? क्रैब साइकिल को, या क्रैब साइकिल की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। तो हम देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल कैसे चलाता है, ये क्रैब साइकिल में कैसे यूज़ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो हम भूल ही गए कि क्या? जो क्रैब साइकिल होती है वो कहाँ पर होती है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके आधात्रिय मैट्रिक्स में होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम है। कैसा है ये? 2 कार्बन वाला यौगिक या 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्या हो कि मान लो मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। अब मुझे उसमें कितने पैसे की ज़रूरत है? एक प्रकार से 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। अब मेरे पास कितने हैं? 2 है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट ना करूँ, या तो फिर क्या करूँ? किसी से उधार लूँ, ठीक है। तो अब जो उधार लेंगे हम, कितने? 4 लाख रुपए। 2 तो हमारे पास हैं, हमें ज़रूरत कितने की थी? एक प्रकार से 6 की। तो 2 तो हैं, तो 4 की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे? एक प्रकार से उधार लेंगे। अब उधार किससे ले सकते हैं? बैंक से या दोस्त से। अब मान लो हम जिससे उधार ले रहे हैं वो दोस्त है, और उस दोस्त का नाम क्या है? और वो कौन है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब इसमें कितने याद रखेंगे हम कि 4 कार्बन वाला यौगिक होता है। और जो 4 कार्बन वो किसके बराबर है? एक प्रकार से 4 लाख के बराबर है। 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। 6 लाख रुपए हो गए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और जो एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं वो दोनों क्रिया करते हैं, या एक प्रकार से संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक प्रकार से हम जिससे बोल रहे थे, तो उसके द्वारा किसका निर्माण करते हैं? सिट्रिक एसिड का। तो यहाँ पे याद रखने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, अब ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये जो हमें जो उत्पाद मिला है सिट्रिक एसिड, तो ये कितने का होना चाहिए? तो 6 कार्बन का होना चाहिए। ये हम बोल सकते हैं कि 2 लाख और 4 लाख का बिजनेस है। तो इस प्रकार से कुल इसमें कितना लागत लग गई? एक प्रकार से जो 6 लाख रुपए यहाँ पे यूज़ हो गए। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है? कंडेंसेशन होती है। मतलब ये दोनों संयुक्त हो कंडेंस हो गए। तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा होता है यहाँ पे। और ये क्या होता है? एक प्रकार से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर सिट्रिक अम्ल साइकिल बोलते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि जो सिट्रिक एसिड होता है, इसमें क्या होता है? 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, या 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। इसके कारण हम क्या करते हैं कि इस चक्र को क्या बोलते हैं? एक प्रकार से TCA साइकिल, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं, इसलिए इस साइकिल को क्या कहा जाता है? TCA साइकिल भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में यहाँ पे क्या यूज़ होता है? H2O का अणु यूज़ होता है। और जो यहाँ पर होता है ये एसिटाइल कोएंजाइम से यहाँ पे क्या होता है? एक प्रकार से इस रिएक्शन में निकल जाता है क्या?
जो कोएंजाइम होता है वो निकल जाता है। और यहाँ पे साइट्रेट सिंथेस एंजाइम का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सिट्रिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, सिस एकोनेटिक एसिड। और लेकिन जो सिस एकोनेटिक एसिड होता है एक प्रकार से टेम्परेरी होता है, ये फट से फिर से कन्वर्ट हो जाता है किस में, आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और कई जगह पर तो ये होता है कि इस स्टेप को नहीं दर्शाया जाता, लेकिन हम एक प्रकार से बेसिक से और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हम सारी स्टेप को यहाँ पे जानेंगे। और जो ये कन्वर्जन होता है वो कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है एक प्रकार से, तो एकोनिटेस एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्जन होता है। और यहाँ पे क्या आयरन के एक प्रकार से आयरन ग्रुप भी होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आइसोसिट्रिक एसिड है इसका क्या होता है एक प्रकार से डिहाइड्रोजिनेशन होगा, मतलब कि एक प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन निकलते हैं। और जो हाइड्रोजन निकलते हैं उसको कौन ग्रहण करता है, Na+, और किसका निर्माण कर देता है, NADH+H+ का निर्माण कर देता है, इसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। इसमें क्या होता है, एक कार्बन का अणु एक प्रकार से यहाँ पे बाहर निकल जाता है। और जब यहाँ पे कार्बन का अणु बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे कितना था, 6 कार्बन, मतलब कि ये जो अणु था वो 6 कार्बन वाला अणु था। अब कितने कार्बन, अब यहाँ पे एक कार्बन का अणु निकल गया तो यहाँ पे कितने में जहाँ पे उत्पाद प्राप्त होगा वो कितने कार्बन का होगा एक प्रकार से, 5 कार्बन या 5 कार्बन का होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आइसोसिट्रिक एसिड से किसकी उपस्थिति में, कौन से, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड या 5 कार्बन वाले अणु का एक प्रकार से निर्माण हो जाता है। अब यहाँ आगे फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर से डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर से फिर से एक CO2 का अणु निकलता है और साथ में क्या होता है यहाँ पे को एंजाइम एक प्रकार से यहाँ पे ऐड होता है। तो एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी CO2 का अणु निकले या डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन का अणु निकलता ही है, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन निकला है उसे कौन एक प्रकार से ग्रहण करता है, तो वो NAD+ ऐड करता है। और किस रूप में करता है, तो NADH+H+ के रूप में। तो इससे जो रिजल्ट मिलता है या उत्पाद का निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है, सक्सिनेल को एंजाइम का। अब जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन या CO2 का अणु निकलता है, मतलब कि एक प्रकार से क्या हो गई, फिर एक CO2 का अणु निकल गया, मतलब कि इसमें से फिर एक कार्बन कम हो जाएगा। तो जब 5 से 1 निकल गया तो कितना हो जाएगा, ये 4C, मतलब कि एक प्रकार से ये 4 कार्बन वाला एक प्रकार से मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जो इतने स्टेप हैं तो इस प्रकार से हमारी एक प्रकार से साइकिल कंप्लीट होता है। हालांकि यहाँ पे हाफ तो दिख रहा है लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट हैं जिससे कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब वो किस बेस पे होता है उसे समझते हैं। अब वो कैसे, कि जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास कितने 2 लाख रुपए थे, ठीक है, या यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने क्या एक प्रकार से यूज़ कर लिया दोनों कार्बन, कैसे, जो एक कार्बन यूज़ हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, एक प्रकार से एक बार ऑक्सीकरण हो गया इसका, फिर डिकार्बोक्सिलेशन हो गया जिसके कारण एक कार्बन का अणु निकला, फिर उसके बाद यहाँ पे निकला। तो इस प्रकार से 2 बार, मतलब कि 2 कार्बन तो ऐसे यूज़ हो गए। अब हमारे पास कितने बचे, 4 कार्बन। अब यह बोल सकते हैं कि जो 2 लाख रुपए थे वो 1 लाख यहाँ पे यूज़ हो गया और एक यहाँ पे यूज़ हो गया। अब हमारे पास कितने बचे, 4, मतलब 4 कैसे, क्योंकि हमने 4 तो इनसे उधार लिए थे ना, तो इस प्रकार से हमारे पास 6 लाख थे। अब 2 तो हमने यूज़ कर दिया, 6 तो हमने जिससे लिया है उससे हम वापस करना पड़ेगा ना। तो हम याद रखने के लिए ये होता है कि यहाँ पे 4 लाख हमारे पास या 4 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे हम उन्हें एक बार भी खर्च नहीं करेंगे, मतलब कि जैसे कि तैसे हम इन्हें रिटर्न करेंगे। तो याद रखने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो डिकार्बोक्सिलेशन है या फिर CO2 का अणु या कार्बन के अणु में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो भी यहाँ पे उत्पाद बनेंगे वो कैसे होंगे, 4 कार्बन वाले होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जो सक्सिनल कोएंजाइम है यहाँ पे होता क्या है, एक प्रकार से यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब कि क्या हुआ कि यहाँ पे एक प्रकार से डायरेक्ट ATP निकलती है। तो ATP किस रूप में निकलेगी, एक प्रकार से ADP से क्या निकलती है, बनती है ATP का निर्माण यहाँ पे डायरेक्ट होता है। और क्या होता है, यहाँ से को एंजाइम एक प्रकार से निकल जाता है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो कोई फॉस्फेट मिलता नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये जो ATP होती है उसका निर्माण हो जाता है, क्योंकि एक ऐसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पूरे साइकिल में कौन सा लेवल होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि पूरे चक्र में यहाँ पे एक ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर
डायरेक्ट एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि सक्सिनल कोएंजाइम का से किसकी उपस्थिति में, सक्सिनोथायोडीनेज की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण हो गया, सक्सिनिक एसिड का। और ये भी कैसा होगा, 4 कार्बन वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो सक्सिनिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, फ्यूमेरिक एसिड पे। और ये भी कैसा कंपाउंड होता है, 4 कार्बन वाला। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब कि हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन जो हाइड्रोजन को ग्रहण करने वाला अणु होता है या कोएंजाइम होता है वो कौन सा यूज़ होता है यहाँ पे इस बार, तो यहाँ पे यूज़ होता है Fa और D। ये कन्वर्ट किस पे कर देता है, निर्माण करता है FADH+H, क्या बोल सकते हैं, FADH2 का निर्माण कर लेता है। और ये किसकी उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड पे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो फ्यूमेरिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस पे, मैलिक एसिड पर। और किस कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, तो फ्यूमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहाँ पे क्या होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और फिर फाइनली लास्ट में क्या होता है, जो मैलिक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से ऑक्सेलो एसिटिक एसिड पे। और कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहाँ पे होता क्या है, एक प्रकार से डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो Na मतलब कि हाइड्रोजन का अणु बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन को ग्रहण कौन करेगा, Na के रूप में। Na होता है वो ग्रहण करता है किसके रूप, और किसका निर्माण करता है, NADH+H+ का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये पूरी साइकिल कंप्लीट होती है और ये फिर से स्टार्ट हो जाता है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। अब हम क्या जानेंगे, जो क्रैब साइकिल है इससे हमें आखिर प्राप्त क्या होता है। तो इससे हमें जो एटीपीज होते हैं उसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पे हम एटीपी की बात करें तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट एटीपी कहाँ पर मिलती है, यहाँ पे मिलती है, जिसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, एक एटीपी हमें डायरेक्ट मिल जाती है। अब जो रिड्यूस वाले होते हैं उनसे एटीपी, तो एक एटीपी यहाँ से, दूसरी यहाँ से और तीसरी यहाँ से। तो इस प्रकार से कितने हो गए, ये 3 है ना। तो हम लिख सकते हैं ये NAD वाले कितने हो गए, 3। तो ये जो 3 है ना, 3 गुणित NAD+H+, मतलब कि जो एक NADH+ होता है इससे कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होते हैं। तो 3 से कितने प्राप्त हो जाएंगे, 2 एटीपी। इस प्रकार से ये आ गया। और ये एक एटीपी कहाँ से, डायरेक्ट आया था। और जो यहाँ पे देखें हम, यहाँ पे तो जो FAD वाला था ये एक बार निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक FADH2 होता है उससे कितने, 2 एटीपी निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये NADH से 9 एटीपी, इससे 2 एटीपी और इससे 1 एटीपी। तो इस प्रकार से कुल 12 एटीपी प्राप्त होती हैं। किस पे, तो जो ये क्रैब साइकिल होते हैं इससे कितने एटीपी प्राप्त हो जाएंगे, 12 एटीपी प्राप्त हो जाएंगे। ये किसमें, एक सर्कल पे, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम का जो एक सर्कल होता है उससे। मान लो 2 बार होगा, तो जैसे कि हम पायरुविक एसिड से बात करें, ठीक है। पायरुविक एसिड मान लो ये एक बार चल रहा है ये टर्म, तो कितना हो जाएगा, 12, और 2 बार चला तो 24 एटीपी प्राप्त होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, यदि क्वेश्चन हमारे पास ये आए कि एसिटाइल कोएंजाइम मैन से क्रैब साइकिल से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो 12 एटीपी प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक सर्कल पे। और यदि बात करें कि जो पायरुविक एसिड से जो सर्कल चलती है, मतलब पायरुविक एसिड का भी जिक्र हो उसमें, तो उसमें ये वाली भी रिएक्शन ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमें कितने, यहाँ पर भी एटीपी प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर भी एक NADH2, मतलब कि इससे कितने, 3 एटीपी प्राप्त होंगे। तो इसकी यदि बात होती है तो 3 एटीपी और ऐड हो जाते हैं। तो 12 + 3 कितने हो जाएंगे, 15 एटीपी। यदि क्वेश्चन आए कि एसिटाइल कोएंजाइम से कितने आगे रिएक्शन होती है क्रैब साइकिल में, तो कितने एटीपी बनते हैं, 12। और यदि पायरुविक एसिड से बात हो जाए तो और इससे, तो हम क्या बोलेंगे, कितने एटीपी, 15 एटीपी। तो इस प्रकार से आज हमने जो श्वसन के जो चरण होते हैं उसमें जो क्रियाएं होती हैं उसका हमने कौन सा, दूसरा भी चरण देख लिया, ये वाला किसका, एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण। और तीसरा चरण भी देख लिया, सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल। अब जो चौथा चरण होगा नेक्स्ट, वो होता है क्या, अब हम इसके बाद जानेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जो कि श्वसन का एक प्रकार से क्या, क्रिया का 4th चरण होगा।